आज बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज़ द फ्रीलांसर की। 7 एपिसोड 5 घंटे लंबी ये सीरीज़ कैसी है? मैं नहीं कहूँगा कि कोई मदहोश करने वाली सीरीज़ है, लेकिन एक डिसेंट वॉच है। थोड़ी इंगेजिंग है, थोड़ी स्लो है, थ्रिल एक्शन थोड़ा है, ड्रामा है, एंटरटेनिंग है, लेकिन ऑन द एज ऑफ योर सीट वाला ड्रामा इसमें नहीं है। आप पलंग पे लेट के भी आराम से देख सकते हैं, काउच पोटैटो होकर भी देख सकते हैं। इसके जो क्रिएटर हैं नीरज पांडे, उनकी एक सीरीज़ आई थी स्पेशल ऑप्स, कुछ वैसी है, थोड़ी अलग कैरेक्टरिस्टिक वाली है। इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है। सीज़न 2 इसका आना ऑलमोस्ट तय है। उसी हिसाब से कुछ कैरेक्टर और कुछ रेशे हैं जो बचे हुए हैं, जिनको निकाला जाएगा। आगे इस सीरीज़ पे विस्तार से बात करेंगे। कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने विवेक से आप आगे बढ़ें। ये कहानी अविनाश नाम के एक मर्सेनरी की है। मर्सेनरी क्या होता है? भाड़े का इंटरनेशनल सैनिक होता है, एक्स सैनिक होता है या किलर होता है। ये अविनाश जो है ये CIA या मोसाद के लेवल पे खेलता है। सीरिया में ISIS जैसी ही एक और टेरर ग्रुप है जिसके चंगुल में कोई इसका अपना है, उसको बचा के लाना। इस बार उसके लिए मैटर पैसे का नहीं है, पर्सनल है। वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, इस सीरीज़ में नज़र आता है। सिनेमा की दुनिया में मर्सेनरीज जितने भी हैं उनमें एक मर्सेनरी हुआ है रॉनिन नाम से। 1998 में ये फिल्म आई थी और इसको प्ले किया था रॉबर्ट डिनीरो ने। ये एक्स CIA का आदमी था। एक जॉब के सिलसिले में ये कहता है कि आई नेवर वॉक इनटू अ प्लेस आई डोंट नो हाउ टू वॉक आउट। तो दर्शक के लिए अविनाश की जो दुनिया है ये ऐसी है जिसमें प्रवेश करना और निकलना दोनों बहुत सहज सुविधा है। आप देखने बैठोगे, ख़त्म होने पर उठ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत मैटर करेगा। हाँ, सीरीज़ ऐसा नहीं कि प्रेडिक्टेबल है, लेकिन स्टोरी टेलिंग से आपको निचोड़ के रख दे, दीवाना बना दे, आपको बांध दे, ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें कंपल्सिव कोई चीज़ नहीं है। आपको अच्छा लगता रहता है, आप देखते रहते हो। अच्छी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में एक शुरू में ही एक सीन आता है जहाँ पे अविनाश को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी मोसाद से। मोसाद जो विश्व की सबसे अच्छी गुप्तचर एजेंसियों में से मानी जाती है, दी बेस्ट मानी जाती है। उसको काम क्या करना, उसको अमेरिकी मिलिट्री और जो स्पेशल फोर्सेज है उसके लोगों के निगरानी में कोई व्यक्ति है, उसको न्यूट्रलाइज करके आना है। मतलब उस सिलसिले में अमेरिका के भी सैनिक और स्पेशल लोग मारे जाएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक तरीके से ये इंडियन कंटेंट सीन में पहले नहीं सुना गया। वो फ़ोन पे अपने मेंटर से बात करता है। उसका मेंटर है डॉक्टर खान, जिसको प्ले किया अनुपम खेर ने। उनसे पूछता है क्या करें। डॉक्टर खान कहते हैं कि एक बात समझ लेते हैं हम लोग कि वो मतलब मोसाद का जो रिप्रेजेंटेटिव है अवी गोम, वो चाहता है कि तुम तालिबान के कंट्रोल्ड एरिया काबुल में जाओ। वहाँ पे नेटो कंट्रोल जो काबुल एयरपोर्ट है इस वक्त, उसके अंदर अमेरिकी मिलिट्री की कस्टडी में जो एक हिजबुल्लाह का एजेंट है उसको ढूंढो और फिर उसको मारो। तो इंटरेस्टिंग। तो अविनाश पूछता है क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या करना चाहिए? तो इस पर डॉक्टर खान कहते हैं कि करना चाहिए, प्रोफाइल बढ़ेगा। तो अविनाश करता है ये चीज़, लेकिन क्या इससे उसका और इस सीरीज़ का प्रोफाइल दर्शक के आगे बढ़ता है? और मैं कहूँगा नॉट रियली, नहीं बढ़ता है। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। इसमें जो एक्शन वाला पार्ट है वो इस कॉन्वर्जेशन के अगले सीन में आने वाला है। सबसे ज़्यादा वो एक्शन इस्टेब्लिश होना या उसका सब कुछ इस अगले सीन पे डिपेंड करता है। और अविनाश को ये इस्टेब्लिश करेगा। इस सीरीज़ का इंटरनेशनल स्केल कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, इसको इस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत ऐसी है कि आपको सैम हारग्रेव का जो एक्सट्रैक्शन माफिक एक्शन है उसकी आवश्यकता है, या फिर अविनाश के ही जो हम पेशा हैं द ट्रांसपोर्टर और द एक्सपेंडेबल्स, उनके जैसे करारे विस्फोटक और बड़े ओवर रियल लगने वाले एक्शन की ज़रूरत है। अब इसके लिए चाहिए होता है सिनेमाटोग्राफर का बड़ा हिलता डुलता सा और बेचैन करने वाला हैंड हेल्ड जो कैमरा वर्क होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक्शन डायरेक्टर है, उसका बड़ा आविष्कृत इन्वेंटिव शार्प एक्शन चाहिए होता है। और एडिटर जो फिल्म को एडिट करेगा, सीरीज़ को एडिट करेगा, मेक श्योर करेगा कि जो एवरेज शॉट लेंथ है वो 2 सेकंड प्रति शॉट रहे, या चाहे 1 सेकंड का जो शॉट है उसमें दर्जन कट भी क्यों ना लगाने पड़े। मतलब उसको छोटे से छोटा आया और निकला इतना भर फ्रेम क्यों ना रखना पड़े। तो ये आवश्यकता है अगर आपको इस स्केल पे अपना आपको स्थापित करना, अगर आप बताते हो कि आप तोप चीज़ हो। लेकिन फ्रीलांसर की जो पूरी सिनेमेटोग्राफी और दूसरी चीज़ें हैं बड़ी पारंपरिक तरीके से की गई है। वाइड एंगल में फिल्माया गया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ हर चीज़ दिखाई जाती है। एक्शन के दौरान भी कयास नहीं दिखाया जाता, क्लैरिटी रहती है। क्लैरिटी रहती है तो फिर आप बहुत एम्बिशियसली उसको माउंट नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे इस सीन को हाई पॉइंट होना था इस सीरीज़ का, सबसे शुरू में ही आता है, लेकिन ये सबसे आसानी से आप भुला सकते हो ऐसा सीन बन के रह जाता है। अमेरिकियों की एक स्पेशल टास्क फोर्स है 1194, जिसको बड़े एरोगेंस के साथ टास्क फोर्स बास्टर्ड्स भी बुलाया जाता है। मतलब ये इतनी खतरनाक है। तो उसके जो एलिट सोल्जर्स होते हैं वो प्लास्टिक के पुतलों की तरह बिखर जाते हैं अविनाश की टीम के आगे। कुछ नहीं होता, वो खड़े रहते हैं
उनके हाथ में बंदूकें हैं, उनका ट्रेनिंग है और एलिटिस्ट हैं दुनिया के। वो खड़े हैं, अविनाश की मारी है, गोलियां मारी, ठक ठक वो गिर रहे हैं। ये सीन है। अविनाश की टीम काबिल है ये सारा एहसास सिद्ध करने का बोझ अब किस पे आ जाता है, जब आपने एक्शन में तो इन्वेंटिवनेस भरती नहीं, तो आ जाता है कि अब विजुअल्स क्या है। तो विजुअल्स है भाई, काबुल एयरपोर्ट की लोकेशन है और ये वो दौर है जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया था और बहुत सारे लोग काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, तो भीड़ लगी हुई। ये वही दौर एग्जैक्टली है। बहुत सारे अफगान एक्स्ट्राज हैं, प्लेन, बड़े बड़े प्लेन के हैंगर्स हैं, उनका विजुअल है। गियर पहन के पूरे नेटो के सोल्जर्स पूरे मैदान में, एयरपोर्ट में छितरे हुए हैं, वो नज़र आते हैं। तो ये विजुअल्स हैं, इन विजुअल्स पे दारोमदार आ जाता है कि भाई अब आप ये स्केल सिद्ध करो। लेकिन उससे बात नहीं बनती है। ये सीरीज ये भी दावा नहीं कर सकती कि हम एक्शन को बहुत रियलिस्टिक रखना चाहते थे इसलिए मैंने ऐसा एक्शन नहीं रखा है। भाई आपका हीरो बड़ा ग्लोबल मर्सिनरी है, टॉप एजेंसियां उसकी सेवाएं लेती है, चुटकी बजा के वो पाकिस्तान के एक जनरल को किडनैप कर लेता है और उसको बेच देता है, RNDW के पास या किसी के पास बेच देता है, सौदा कर लेता है। और फ्रीलांसर के नाम से वो कुख्यात है, दुनिया में हर एजेंसी उसको जानती है कि द फ्रीलांसर। और ISIS के एरिया में जाके किसी को निकाल के बाहर ये लाने वाला है। कोई अगर सुन ले तो बोले तुम पागल हो क्या, लेकिन वो ऐसा करने वाला और शायद कर भी लेगा। तो ऐसे जब आपके पास पूरा सिचुएशन है तो फिर उसमें आप रियलिस्टिक को कैसे डिफाइन करोगे। तो द फ्रीलांसर एक बड़ी एक्शन थ्रिलर सी सीरीज कही जा रही है मानी जाती है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक एस्केप ड्रामा भी है और ये एक एक्सट्रैक्शन एक्शन ड्रामा भी है। इन दोनों कैनवस पे ये कैसी खेलती है। एस्केप ड्रामा की बात करेंगे तो उस लिहाज से क्या अचीव किया जाना होता है। अगर इस फिल्म की कहानी और सब संदर्भों की बात करूं तो फिर नॉट विदाउट माई डॉटर नाम की एक फिल्म आई थी 1991 में। वो बड़ी एक एप्ट चीज़ है जिसको आप देखें कि ये टारगेट होना चाहिए आपका अगर आप एस्केप ड्रामा की बात करेंगे। दोनों फिल्म उस फिल्म में और सीरीज में दोनों में हूबहू वही संदर्भ है। एक वेस्टर्न वैल्यूज से पली बड़ी युवती है, साथ में पड़े एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, वो उसे बहला फुसला के कट्टर इस्लामी देश में ले जाता है। फिर वहाँ जाकर कहता है मैं तो झूठ बोल रहा था, तुम्हें लाया हूँ, अब तुमको यही रहना पड़ेगा, पहनो बुर्का। नॉट विदाउट माई डॉटर में उस महिला की एक बेटी भी होती है, इतना फ़र्क होता है, और वो अमेरिकन क्रिश्चियन होती है और उसका पति उसको ईरान ले जाता है। खोमेनी का राज चल रहा है उस टाइम में और उसको वहाँ से एस्केप करना है। द फ्रीलांसर के अंदर वो लड़की मुंबई की भारतीय मुसलमान होती है, सिंगापुर पढ़ने गई होती है और वहाँ दोस्ती हो जाती है, शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तुरंत बाद पति हनीमून के लिए बहाने के साथ ले जाता है, सीरिया ले जाके छोड़ देता है खुद भी वहाँ पे, और कहता है हम तो अब सेवा करेंगे और खिलाफत वापस लाएंगे। अब घुटन भरी नारकीय गुलामी की ज़िंदगी है वो लड़की जी रही है। दोनों महिलाओं की ये स्थिति हो जाती है। ऐसे में ये जो बड़ी कहता ना कि बर्बर और जानवरों जैसी और बड़ी नारकी और बड़ी डरावनी सी जो सिचुएशन और परिस्थितियाँ, उनमें किसी व्यक्ति की मनस्थिति क्या हो सकती है, खासतौर पर एक महिला की मनस्थिति क्या हो सकती है। इसको नॉट विदाउट माई डॉटर में सैली फील्ड ने बड़े अच्छे से टिपिकल ड्रामेटिक्स यूज़ किए थे, लेकिन बड़े अच्छे से उन्होंने निर्मित करके दिखाया था। द फ्रीलांसर में ये रोल करती हैं यंग एक्टर कश्मीरा परदेसी। वो इस मनस्थिति को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाती हैं, अन्यथा वो ठीक ठाक काम करती है, लेकिन इस मनस्थिति के मामले में वो बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस नहीं करती है। उनका एक डबल रोल भी इसमें, वो तो डबल रोल में जो उनका जो बबली सा रोल है वो इंटरेस्टिंग वो तरीके से कर पाती हैं। दूसरे कैनवस की बात करें तो एक्सट्रैक्शन एक्शन ड्रामा, उसमें आपको एक समझाइश के लिए अर्गो का एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक डिसेंट वो डेस्टिनेशन है अगर आप पहुंचना चाहते हो इस जोन में। तो अर्गो में बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं थी, फिर भी उसमें ईरानी स्टेट का जो भय है वो दर्शक को डराता है। बैन एफ्लेक अपने लोगों को एक्सफिल्ट्रेट कराते हुए जब कुछ करते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और जब तक उनका विमान है वो ईरान से उड़ नहीं जाता है तब तक वो खौफ बना रहता है, दर्शक में बना रहता है, उन पात्रों में बना रहता है। जैसे नीरज पांडे की बेबी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी अंत तक बना रहता है जब तक प्लेन उड़ नहीं जाता है। द फ्रीलांसर का जो एक्सट्रैक्शन ड्रामा होता है वो डिसेंट तो होता है, लेकिन उसमें उतनी टेंस कश्मकश नहीं होती है, आप नाखून नहीं खा जाते अपने, धीमा धीमा प्लेजर आपको मिलता रहता है। इस जॉनरा में तेज गति के जो आकांक्षी हैं अगर वो देखने बैठेंगे तो शायद उनको कहीं कहीं सीरीज़ है वो स्ट्रेच्ड लगेगी, थोड़ी धीमी लगेगी। द फ्रीलांसर सीरीज़ की खास बात यह है कि इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। एक सीन में अविनाश है वो CIA से अपने प्रोटेक्शन के लिए एक लॉयर बुलाता है और वीडियो पे बयान दर्ज करता है कल को मुझे कुछ हो जाए। ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी इंडियन कहानियों में, ख़ास तौर पे कि एक व्यक्ति इस लेवल तक जाता है और उसके जो वो CIA को मेल करता है और इस तरीके के प्रोसेसेस वो दिखाता है जो पहले हमने नहीं देखे थे। इवन आप अभी रीसेंट एग्जांपल ले लीजिए, या ऐसे पात्र जो एजेंट हैं या मर्सनरीज हैं या एक्स सोल्जर्स हैं या एलीट फोर्सेस हैं, जैसे जवान अभी रिसेंट फिल्म आई थी, एक था टाइगर आप ले लीजिए, वॉर ले लीजिए, इन सारी फिल्मों में भी इस तरीके की डिटेलिंग नहीं नज़र आती है आपको।
ऑब्वियसली ये 3 जो एग्जाम्पल है ये फिल्म में स्वैग और स्टाइल का बड़ा अच्छा नमूना है। फ्रीलांसर से काफ़ी आगे इस मामले में है, लेकिन फ्रीलांसर स्वैग के बारे में है भी नहीं है। वो रियलिस्टिक होने का एक आवरण बना के रखना चाहती है, कहीं वो हो जाती है, कहीं वो नहीं हो पाती है। जैसे कहाँ हो जाती है, जैसे उसके किरदारों के आप कपड़ों को ले लीजिए, बड़े साधारण टी शर्ट और हवेलियन शर्ट्स, सलवार कमीज़, टॉप स्कर्ट, कार्गो पैंट्स, वुडलैंड के जूते टाइप, चप्पलें, यही पहनते हैं उसके किरदार। हाँ, जो मेन कैरेक्टर है अविनाश और उसके जो दोस्त हैं, ये इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ साइंस से पढ़े हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी में मास्टर्स की डिग्री करके बैठे हैं, मर्सनीज बन गए, उसके बाद रेंडिशंस कैरी करने लगे। इसके चलते उनके घर आपको बड़े फैंसी से लगेंगे, पॉश लगेंगे, मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवल ही करते हैं। बाकी सारी चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक और डिटेलिंग भरी है। अविनाश एक भारतीयता से भरा मर्सनरी है। वो सीधा साधा सा आदमी है, फिजूल हिंसा नहीं करता, खून खराबा नहीं करता है, जितना ज़रूरी है उतना ही करता है। एक सीन होता है जिसमें कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब उसका पहला प्लान यहाँ ये होता है कि उनसे बच के उसको जैसे तैसे भागना है, उनसे टकराना नहीं है। जब बच के भागने में कामयाब नहीं होता तब जाके उनसे टकराता है, उनको पीटता है, जो करना करता है। द फ्रीलांसर में नीरज पांडे की राइटिंग है, रितेश शाह है और बेनजीर अली फिदा इनकी राइटिंग है। राइटिंग में कुछ सीन्स और सिचुएशंस हैं जो मुझे भागे। एक सीन है जिसमें अविनाश अपनी पत्नी से मिलने एक स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर में जाता है। उसके हाथ में एक गुलाब का बुके होता है। वो एक दरवाजे में एंटर करता है, एक दरवाजे के पार जाता है, रुकता है, एक गुलाब निकालता है, बाकी बुके साइड में ही फेंक देता है। फिर आगे बढ़ता है, 2 दरवाजे पार करके जाता है, फिर रुकता है, कुछ सोचता है, वो जो एक गुलाब है उसको भी साइड में रख देता है, आगे जाता है, पत्नी के पास खाली हाथ बढ़ जाता है, उसका माथा चूमता है। अब ये सीन अब तक जैसे अनफोल्ड होता है, गुलाब लेना रखना, वो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन वो इस पात्र की मनस्थिति, दुविधा, इसकी पत्नी की बीमारी, बैक स्टोरी, कहानी सुनाने वालों के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। कहानी सुनाने वालों के बारे में ये कहता है कि बड़ी रस लेके कहानी बता रहे हैं, उन्हें स्ट्रेट टू द पॉइंट जाने की कोई जल्दी नहीं है। फिर वो पत्नी का माथा चूमता है तो वो कहती है मुझे पता था आज तुम आओगे। तो वो कहता तुमको कैसे पता था? तो कहती है कि यहाँ बस 2 मिनट पहले एक इंद्रधनुष सामने था। अब 2 व्याख्याएं यहाँ मन करना चाहता है। एक तो ये कि वो कह रही है कि 2 मिनट पहले यहाँ पे एक रेनबो था और तुम्हारे आने से पहले गायब हो गया, तुम्हारे आने की वजह से गायब हो गया। क्या उसको कोस रही है? क्या राइटर्स हैं वो इन लोगों के रिश्ते की टूटन को, कड़वाहट को बताने के लिए अभी तक इन्होंने कोई डेटा नहीं दिया है इस वक्त तक जब तक ये सीन आता है? तो क्या वो इस रूपक के जरिए इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा है इनके रिलेशनशिप में, इतनी कड़वाहट है कि वो चलते चलते नॉर्मल सिनेरियो में भी ताना दे रही है, उसकी मनस्थिति इतनी खराब है। दूसरा अर्थ जो मन करना चाहता है, जिसकी संभावना मैं नहीं देखना चाहूँगा सच हो चाहे तो, कि जब तुम आने वाले होते हो तो रेनबो बन जाता है और ये बड़ा रोमांटिक सा एहसास है, बड़ी फीलिंग आती है पॉजिटिविटी की। ये जो ओपन एंडेड वाली व्याख्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग राइटिंग है जो आगे हालांकि कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इसका जो सेकंड लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 6, उसमें एक सीन है जिसमें काफ़ी फ़नी आपको चीज़ देखने को मिलती है, शायद सबसे फ़नी सीन है इस सीरीज़ का, जिसमें अविनाश अब एक्सट्रैक्शन के लिए सीरिया जा रहा है और टीम के लोगों को फ़ोन कर रहा है अवेलेबल है कि नहीं। कुछ लोग सुन के मुंह बनाते कि अरे मिशन, कोई मिशन होगा, हम अभी थोड़ा बिजी हैं। लेकिन जब वो बताता है सीरिया जाना है तो सब उछल पड़ते हैं, जैसे कि चॉकलेट फैक्ट्री में चार्ली की स्थिति होती वैसी। एक अमेरिकी साथी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पे प्रपोज करने वाला, उसके लिए बड़ा दिन है, वो मना कर देता है कि असंभव है, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो अविनाश बोलता है कि हम सीरिया जा रहे हैं, हम सीरिया जा रहे हैं। तो हम सुनते ही वो बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है, छटपटाने लग जाता है। सीरिया उसके दिमाग में किसी प्रेमिका की छवि के जैसे घूमने लग जाता है। इतना कि उसकी प्रेमिका जब असल प्रेमिका सामने आ रही होती है, उसको दिख जाती है, तो तुरंत पीट करके रफू चक्कर हो जाता है वहाँ से। वो पीछे से उसको भागता हुआ इतनी आवाज़ देती रह जाती है और आप हंसते रह जाते हो कि मतलब वो ISIS के लोगों को मारने के लिए, सीरिया जाने के लिए कितना उसके मन में रोमांस भरा है। एक सीन है जिसे इंडियन वेब सीरीज स्पेस में मैं खास स्पेस दूंगा, जिसमें अविनाश है, वो फरत खाला नाम की एक महिला को खोजते हुए जाता है। फरत खाला जो है ये रेडिकलाइज करती है लोगों को। दोनों आमने सामने जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है ठंडे दिमाग से शतरंज खेल रहे हैं, दोनों बैठ के संवादों की शतरंज खेल रहे हैं। अविनाश पूछता है कि आप तो बहुत करीब थी मोहसिन के घर वालों के। तो फरत बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं तो बस ऊपर वाले की बात करती हूँ और लोग सुनते हैं मेरी। अब वहाँ सीन में करंट सा आता है जब सुधीर पलसाने और टोजो जेवियर का जो कैमरा है उठ के पूरा क्लोजअप बना के उन दोनों के फेस के आमने सामने हो जाता है। एक बार वो अविनाश के फेस पे जाता है, दूसरी बार फरत खाला के फेस पे जाता है। कुछ और मौक़ों पे भी कैमरा ऐसा करता है और जब जब ऐसा करता है बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। तो वो एकदम से अविनाश का फेस दिखता है काम, कंपोज्ड और ब्रिलियंट ब्रेन के साथ। वो पूछता है क्या बात करती थी आप? तो वो कहती है कि अब क्या बात करती थी ये तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अविनाश यहाँ पे अपना बर्फीला ठंडा दिमाग कायम रखता है, बोलता है आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा, पढ़ा लिखा हूँ,
थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, समझ लेता हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं देती और यहाँ पे इरिटेट होने का एक हिंट सा देती है। तो अविनाश वो तंज के साथ कहता है डरिए मत, ये बड़ा ताना होता है। अब उसकी बारी होती है, फरहत पूरी बड़ी बेशर्मी और इविलनेस के साथ खुल के सामने आने वाले अंदाज में पूछती है कि तुम्हारा नाम बेटा। अब सीरीज में ये पहला मौका होता है जब अविनाश है वो इतना असहज होता है। अब उसको लगता है कि ये दुष्ट तो बड़ी ऊंचे दर्जे की दुष्ट है, सीधे उंगली से यहाँ बात नहीं बनेगी। तो फरहत फिर डंक मारती उसको, सिर्फ नाम ही तो पूछा है, डरो मत, मैं तो दावत दे रही थी, सही राह पे आने की हिदायत दे रही थी, मेरा तो बस काम है याद दिलाना। अब अविनाश अपना जो नर्म लबादा है उसको उतारता है, आपसे तू पे आता है, पूछता है कौन सी तंजीम के लिए तुम रिक्रूट करती हो। और ये डंक उसको बड़ा जोर से जाके लगता है फरहत को, उसका पूरा आउटलुक बदल जाता है। कहती ओ साहब मेरी किसी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, फलाना ढीकड़ा, और ऐसा करके वो एक कुछ आगे बोलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अमेजिंग संवाद मुझे लगा। इस सीरीज में कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं कि जो आपको याद रह जाएंगे। जैसे डॉक्टर खान का कैरेक्टर आप ले लीजिए, अनुपम खेर ने प्ले किया है, बड़ा ईजी सा आदमी है, ठहरावा, एरुडाइट, विद्वान, मैच्योर, मुस्लिम उम्मा में यकीन नहीं करने वाला, नेशन स्टेट में यकीन करने वाला, लिबरल मुस्लिम कैरेक्टर है। बेबी याद करें अगर, बेबी मूवी जिसमें फिरोज़ अली खान के जैसा कैरेक्टर है जिसको डेनी ने प्ले किया था। रात को लाइट ड्रिंक के साथ रूसी कंपोजर चाइकोवस्की का क्लासिक स्वान लेक सुनते हुए अपने मास्टरपीस बुनता है। अपने मास्टरपीस मीन्स कहाँ क्या हो रहा है, अविनाश का कोई प्रोजेक्ट है उसमें क्या करना है, कैसे करना, सब बुद्धि लगाना, सोचना। बड़े अनुपम खेर यहाँ बड़े ज़ेन मुद्रा में हैं, बड़ा बस मेकअप पहन के बैठते हैं, संयत रहते हैं और संवाद बोलते हैं और कैरेक्टर अपना खड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने एक अलग सी स्ट्रेटनेस डायलॉग डिलीवरी में, सहजता है डायलॉग डिलीवरी में, उसको उन्होंने एक अर्न किया है, एक जगह पे पहुंचाया है जो पहले इनके करियर में इतनी सहजता और डायरेक्टनेस नहीं नजर आई थी। इसमें एक और कैरेक्टर है, आईबी का एक अधिकारी होता है सेतु, वो याद रहने वाला पात्र है। गजब का उसका बॉडी बिल्ड होता है, दाढ़ी होती है, चश्मा होता है, साउथ इंडियन एक्सेंट होता है, किसी से डरता नहीं है, बड़ा तेज़ दिमाग है। इंट्रो सीन में एक ज़रूरी बैठक होती है जहाँ पे इनायत खान नाम की व्यक्ति की जो सुसाइड है उस पर कुछ बात हो रही होती है और वो भिड़ते ही पहली लाइन में पूरी गुत्थी को सुलझा के सामने रख देता है कि इस वजह से ऐसा हुआ होगा। जॉन कोकेन नाम के एक्टर उन्होंने सेतु का कैरेक्टर निभाया है और ये ऐसा कैरेक्टर है कि अपने बूते स्पिन ऑफ इस पर बनाया जा सकता है। अविनाश का पात्र तो है ही, जिसे मोहित रैना ने बहुत नेचुरल कैपेसिटी और सहजता से प्ले किया है। डॉक्टर खान के साथ उनके जितने भी संवाद फ़ोन पे होते हैं बहुत फाइन और स्ट्रेट है, मक्खन की तरह वो एंटर करते हैं कॉन्वर्जेशन में और उससे बाहर निकलते हैं। जैसे कर लूँ तो देख लो, आ रहे हो अच्छा है, जा रहे हो ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ ओके। तो इस तर्ज पे इन लोगों का चलता है। 2 सीआईए एजेंट्स होता है, उनको ये ऐसे चक्कर चढ़ा के निकल जाता है जैसे हाई स्कूल टीन्स होते हैं और वो सीआईए के सिद्ध ऑफिसर्स होते हैं, अपनी बातों से वो उनको घुमा के निकल जाता है, कमाल होता है वो। इन 2 सीआईए एजेंट्स में एक राधा बख्शी का कैरेक्टर होता है जिसको सारा जैन डियाज ने प्ले किया है। बड़ी शार्प, तीक्ष्ण, आला किस्म की महिला कैरेक्टर है ये। हिंदी सिनेमा में सहरा का उपयोग ढंग से नहीं किया गया है। द फ्रीलांसर में वो एक शार्प एरोडाइट सीआईए एजेंट के रूप में बड़ी अच्छे से स्थापित होती हैं। इसमें होम मिनिस्टर DK पाटिल का कैरेक्टर एक है, वो भी इंटरेस्टिंग और हंसाने वाला कैरेक्टर है। मनोज कोल्हाटकर ने उसको प्ले किया है, वो भी बहुत फाइन और इंटरनल एक्टिंग करते हैं। ख़ासतौर पे एक सीन जहाँ पे उनका जो एक पुलिस अधिकारी होता है दवे, जो आके बताता है कि मर्सनरी का मतलब क्या होता है और बताता है कि क्यों आपको अविनाश से दूर रहना चाहिए, वो बड़ा हंसाने वाला, बहुत बारीक महीन एक्टिंग वाला काम है। फ्रीलांसर के साथ कई अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कम अच्छी चीज़ें भी है। जैसे डिनीरो का जो रोनिन होता है वो मर्सनरी वर्क के अपने प्रिंसिपल्स में एक ये रखता है कि ऑल गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट। हालांकि फ्रीलांसर के मामले में ये ज़रा उल्टा है। हाँ, इंतज़ार करने पे जो तमाम अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो इतनी लेट आती है कि अपनी मारकता खो देती हैं। जैसे अविनाश और उसके साथियों का जो ह्यूमर है जो 6वें एपिसोड में आता है, पहले आए तो और चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकता है, चीज़ें ख़त्म होने को होती तब आता है। सीज़न 1 का पार्ट 1 4 एपिसोड के साथ बहुत पहले रिलीज़ किया गया, उसने एक जो डिसेंट हुक बनाया था, वो पार्ट 2 द कंक्लूजन आया बहुत महीने बाद, तब तक वो हुक है, वो जो थ्रिल है, जो जिज्ञासा है, वो सारी निरर्थक सी हो गई। फिर आपको वापस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। अविनाश और डॉक्टर खान के रिश्ते की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत लेट दिखाई जाती है। उसका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी पीछे आता है, वहाँ उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। ये सारी चीज़ें खैर कॉम्पनसेट की जा सकती है, लेकिन 2 चीज़ों की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।
नहीं हो पाती है, जो सीरीज़ की एक्सपीरियंस को कई स्तर ऊपर ले जा सकती थी लेकिन नहीं ले जा सकी। पहली सीरीज़ का एक्शन जो बहुत बेसिक है, अविनाश के मोटे तौर पे 4 एक्शन सीन हैं, 2 में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, बाकी 2 में वो अपनी गन से मोस्टली शूट वूट करता रहता है। उसमें जो इन्वेंटिवनेस होती है, जो लेयरिंग होती है, जो शॉक वैल्यू है वो मिसिंग होती है। वो बस शूट करता है गन से, बस यही एक्शन है उसमें, कोई और दूसरा एक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ है ISJP यानी ISIS का चित्रण, जो कम डरावना लगता है। वो खौफ का क्लाइमेट निर्मित नहीं होता है जिसमें उसके बंधक महसूस कर रहे होते हैं। इससे जो साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है वो निर्मित नहीं हो पाती है कैरेक्टर्स में। वो ऊपर ऊपर की एक लेयर रहती है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं, बस इतना ही होता है। तो जो रॉनेस होती है वो मिसिंग लगती है। ये बात यहीं तक। 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी सबाया। सबाया मतलब आइसिस की गुलाम लड़कियां उसको कहा जाता है। ये आइसिस के कब्जे से अपनी बेटी को छुड़ाने की एक आदमी की असली कहानी है। कैसे वो आइसिस के कैंप में इन्फिल्ट्रेट करवाता है, उसकी फुटेज तक डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलती है, रियल फुटेज देखने को मिलती है। और कैसे वो सक्सेसफुल होता है ये इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है। इसमें आपको नज़र आता है कि सब्जेक्ट में भय का वातावरण निर्मित करना क्या होता है, भय का वातावरण क्या होता है, वो सवाल आपको बताती है। शुक्रिया।